नमस्कार। आज के लाइव क्लास में आपका स्वागत है। और आज के लाइव क्लास की एक ख़ास बात यह है कि जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर, जिस भी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करें, आप यदि चाहें तो साथ मिल करके स्क्रीन शेयर करके और इस चर्चा को और विस्तार दे सकते हैं। जहाँ भी कहीं डाउट हो उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आप अपना रिक्वेस्ट भेजें, एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद हम बैठ करके चर्चा करें लाइव। पिछली क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के ऊपर चर्चा किया था, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में चर्चा किया था और ये देखा था कि स्थिर विद्युत जो है, विद्युत विज्ञान का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग आवेशों के विरामावस्था की स्थिति में उसके गुणों या प्रभावों का अध्ययन करते हैं। और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स देता है बच्चों को। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, जो भी नेक्स्ट ईयर 12th बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मूलतः 2 नियमों के आधार पर काम करता है। पहला नियम कहता है कि समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपने पास बुलाते हैं। अर्थात धन आवेश और धन आवेश को, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक रखा जाएगा तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा, रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। एक निगेटिव चार्ज को दूसरे निगेटिव चार्ज के पास रखा जाए तो इन दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास रखा जाए तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शनल फोर्स वर्क करता है। मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट similar or like charges always repel and dissimilar or unlike charges always attract to each other। दूसरा लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि कूलम्ब साहब ने दिया था, इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑल्सो नोन एज कूलम्ब्स लॉ। स्थिर विद्युत के दूसरे नियम को कूलम्ब के नियम से भी जाना जाता है। और ये कूलम्ब का नियम बताता है कि यदि 2 आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए तो इन दोनों के बीच एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो कार्य करता है, इस बल को स्थिर विद्युत बल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट if 2 charged particles are situated at some distance to each other, then both are attract or repel to each other by a force of attraction or repulsion. This force is known as electrostatic force. The amount of electrostatic force between 2 charges is known as electrostatic force or simply as electric force. The amount of electrostatic force is directly proportional to the product of their charges and it is inversely proportional to the square of distance between both. और हम लोगों ने देखा था कि 2 चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, उसका इक्वेशन एक हम लोगों को मिलता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। थोड़ा इस इक्वेशन के ऊपर विस्तार से हम चर्चा करें उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में थोड़ा चर्चा करना जरूरी है।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? क्योंकि किसी एक आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर जब दूसरा आवेश रखा जाएगा तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर विद्युत क्षेत्र के बाहर चला जाए तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करता। ये समझने के लिए वैसे कोई भी ऐसा डिस्टेंस नहीं है जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में जीरो हो जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's first law of motion, every particle always trying to continue its initial position of rest or uniform motion in a straight line unless acting any external force. जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी या असंतुलित बल कार्य नहीं करता तब तक वो अपनी विराम या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है। न्यूटन साहब ने बताया था, और उन्हीं न्यूटन साहब ने सेकेंड लॉ में भी ये बताया कि when any external force acting on a body, then the amount of acceleration produced in the body due to acting force is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body. मीन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होगा उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और उस द्रव्यमान के कारण उसकी कुछ इनर्शिया होगी, कुछ ना कुछ जड़त्व होगा, और उस जड़त्व के कारण एक मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिस मिनिमम फोर्स के अप्लाई होने के बाद ही वो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो पाएगा, त्वरित हो पाएगा, और तब हम कहेंगे कि वो बल का अनुभव कर रहा है। और अगर उस मिनिमम अमाउंट से कम फोर्स का एक्सपीरियंस करता है तो वो एक्सेलरेट नहीं होगा, और जब कोई पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होता तो हम कह देते हैं कि वो फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है या उसके ऊपर जीरो फोर्स वर्क कर रहा है। तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, मीन्स एक्सेलरेट हो सकता है, और उस फील्ड के बाहर अगर वो चला जाए, ज़्यादा डिस्टेंस पे हो जाए, तो वो फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करता, मीन्स एक्सेलरेट नहीं होता। तो हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर नहीं है या उसके बाहर है। तो फिर ये सवाल उठता है कि फिर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है क्या? मैं बता दूं कि आप जो भी जुड़ रहे हैं सीधा स्क्रीन से आप अपना रिक्वेस्ट भेजें, स्क्रीन पर आकर के इस टॉपिक के ऊपर चर्चा भी कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। इसलिए मैंने कुछ टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स जो हैं, उनके पास इनविटेशन भी भेजा है, वो सीधा आ सकते हैं। बाकी भी कोई ऐड होना चाहता है, स्क्रीन से चर्चा करना चाहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर या ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, जिससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, तो वो आप जुड़ सकते हैं। नीचे एक सिंबल मिलेगा ऐड करने के लिए, उसको प्रेस करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट पहुंच जाएगा। उसको एक्सेप्ट करते ही आप स्क्रीन को शेयर कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट कैसे होता है? तो जैसे ही किसी मीडियम के अंदर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, सपोज करें किसी मीडियम में हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखा। अब इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रखा जाए, तो इस चार्ज के कारण ये दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों के बीच में तो डिस्टेंस है और कोई विजिबल कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में। अगर किसी को खींचना हो पकड़ करके तो कैसे खींचेंगे? रस्सी बांध देंगे और रस्सी बांधने के बाद खींचना उसको शुरू करेंगे।
लेकिन यहाँ तो कोई रस्सी है नहीं, कोई चेन है नहीं, कोई विजिबल कनेक्शन नहीं है, फिर ये अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई कैसे करेगा भाई? एक्चुअली फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि कई टॉपिक्स के ऊपर जब तक हमारा बेसिक कंसेप्ट ना हो फिजिक्स समझ में नहीं आती। कूलम्स लॉ को हमने याद कर लिया तो कूलम्स लॉ के ऊपर कमांड हमारा हो गया, ऐसा नहीं है। कूलम्स लॉ को समझने के लिए बेसिक फिजिक्स को, जनरल फिजिक्स को समझना पड़ता है। जैसे हमने 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ा था, और वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ा था कि जब तक किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक या किसी भी माध्यम से, किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ना हो तब तक बॉडी वर्क नहीं करती। और एनर्जी को डिफाइन भी इसी तरह से किया गया कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू वर्क डन, एंड वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिंग फोर्स एंड ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द एक्टिंग फोर्स। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो ये अपनी एनर्जी, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये कहें कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि दोनों के बीच में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से जरूर होता है। कैसे होगा भाई? तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या है? चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज समझने के लिए इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और एनर्जी इज द कैपेसिटी टू वर्क डन। वर्क से ही एनर्जी का मेजरमेंट होता है, और वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी ही है। और स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू निगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो फिर ये सवाल उठेगा कि फिर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? तो यहाँ चार्ज जो पॉजिटिव और निगेटिव हम देख रहे हैं, इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का मतलब डायरेक्शन से बिल्कुल ही नहीं है। जब वेक्टर स्केलर के बारे में हम पढ़ते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और वहां जो पॉजिटिव निगेटिव साइन चेंज होता है किसी अमाउंट का, वो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन के आधार पर उसका डिसीजन होता है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू निगेटिव होगी। लेकिन जो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, जिसके पास दिशा है ही नहीं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, केवल अमाउंट है, उसमें पॉजिटिव निगेटिव होने का मतलब क्या है? तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज सराउंडिंग के रेस्पेक्ट एक्सेस चार्ज अमाउंट है, और जब किसी पार्टिकल पर चार्ज अमाउंट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट ज्यादा होता है, एक्सेस होता है, तो उसके चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। और जब किसी पार्टिकल या बॉडी के ऊपर चार्ज अमाउंट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट कम होता है या किसी दूसरे चार्ज के रेस्पेक्ट कम होता है, तो उसके चार्ज को हम लोग निगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं, उस बॉडी को निगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। अब हमारा नेचर जो है, वैसे तो हम फिजिक्स में नेचुरल लॉज पढ़ते हैं, और देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्ज लॉज, नेचुरल लॉज। फिजिक्स में बहुत सारे नियम हम पढ़ते हैं, बहुत सारा सिद्धांत पढ़ते हैं, लेकिन नेचर हमारा जो है वो बेसिकली एक ही नियम के ऊपर काम करता है। और वो एक नियम क्या है? सनोज सर नमस्कार, आपको निमंत्रण मैंने दिया था, मैं चाहता हूं कि आप जुड़ें। सनोज सर जुड़ गए हैं, मैं चाहूँगा कि आप आएँ ताकि बच्चों को आपके अनुभव का लाभ मिल सके और इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर सकें। जी, तो मैं बता रहा था कि इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी will be excess than the surrounding, then the charge of the body is known as positive charge. But if the charge of the body will be less than the surrounding, then its amount is known as negative charge. एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूं सनोज सर जुड़ जाएं।
थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं अभी चेक करा रहा हूं। तो जब किसी मीडियम में एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को रखा जाता है, जी मैं बता रहा था कि नेचर जो है वो बेसिकली एक ही नियम के ऊपर काम करती है, और उसी नियम को फॉलो करने के लिए उसी नियम के आधार पर लॉज के ऊपर सब लॉज बनाए गए, ताकि हम पूरे नेचुरल लॉ को अच्छी तरह से समझ सके और नेचुरल प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ सके। वो एक मात्र नियम है क्या भाई? तो वो एक मात्र नियम ये है कि कहीं भी ज्यादा, हम सब लोग जानते हैं उस नियम को, ऐसा नहीं है कि कोई फिजिक्स कम पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो इस नियम को नहीं जानता है, ऐसा नहीं, सभी जानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि फिजिक्स केवल इसी नियम के ऊपर काम करता है। वो रूल क्या है? तो जहां भी किसी भी टाइप की एनर्जी एक्सेस होती है, वो बॉडी अपनी एनर्जी अपने पास वाले या उस बॉडी को ट्रांसफर करती है जिसके पास एनर्जी का अमाउंट कम होता है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल है कि सर्दी के मौसम में हम थोड़ी दूर के ऊपर आग जलाते हैं और उससे 5 फीट 10 फीट 12 फीट दूरी पर रह करके आग तापते हैं, बहुत गुड फील करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और हमारी सर्दी जो है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आग तो भाई 5 फीट 10 फीट दूरी पर जल रही है, टेम्परेचर तो वो लकड़ी जो जल रही है वहां का ज्यादा है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो कम है, तो हमें अच्छा फील क्यों होता है? तो हमें अच्छा फील इसलिए होता है कि लकड़ी के पास जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और उसके रेस्पेक्ट हमारी बॉडी की एनर्जी, एनर्जी मीन्स यहाँ हीट एनर्जी से है, लकड़ी जहां जल रही है वहां हीट एनर्जी ज्यादा है, वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, उसके रेस्पेक्ट हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी कम है। तो वो लकड़ी जहां जल रही है वहां से हीट एनर्जी आकर के हमारी बॉडी के अंदर आती है, हमारी बॉडी उसको एब्जर्व करती है, जिसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आता है तो हमें सर्दी अब नहीं लगती, हम अच्छा फील करना शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह से जब किसी मीडियम में पॉजिटिव चार्ज बॉडी को रखा जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मतलब जहां चार्ज अमाउंट एक्सेस हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा, तो जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा होती है वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल करके जहां एनर्जी कम होती है उस पार्टिकल के डायरेक्शन में मूव। वेरी सिंपल। एनर्जी कहां से निकलती है? तो जहां ज्यादा होगी, कहां ज्यादा होती है? तो पॉजिटिव चार्ज के पास, और कहां जाएगी? तो जहां एनर्जी का अमाउंट कम होगा, और कहां एनर्जी का अमाउंट कम होगा? तो जहां एनर्जी निगेटिव होगी, जहां का जो चार्ज निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल करके और निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में मूव करती है, जिसके कारण इंचार्ज पार्टिकल्स के आसपास एक ऐसा फील्ड बनता है, एक ऐसा फील्ड क्रिएट होता है जिस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूव करती है। अब इस एरिया के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आता है तो चूंकि ये इस एनर्जी के पाथ में आता है, इसलिए वो इस एनर्जी को गेन करेगा या उसको रिफ्लेक्ट करेगा। दोनों केस में एनर्जी को गेन या रिफ्लेक्ट करने की स्थिति में क्या होगा? ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि जब भी कोई बॉडी एनर्जी रिलीज करती है या एनर्जी गेन करती है तो उस स्थिति में वो फोर्स का एक्सपीरियंस करती है, और उस फोर्स से वो डिस्प्लेस्ड होती है, मींस वर्क करती है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में वो टोटल एरिया जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो हो गया भाई, ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो फील्ड होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूव करेगी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूव करेगी, इसका मतलब एक जगह से निकल करके दूसरी जगह तक जाएगी। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से निकल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी के डायरेक्शन में मूव।
वेरी गुड, मूव करने लगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अब क्या होगा, तो जिस पाथ को फॉलो करके, जिस रास्ते पर चलते हुए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या वन प्लेस टू अदर प्लेस डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस पाथ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स, पता नहीं होता, फिगर बना देते हैं, फिगर में दिखाया जाता है तो हम बता देते हैं कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं, लेकिन विद्युत बल रेखा कहते किसको हैं, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ट्रेवल डिस्टेंस फ्रॉम एनी वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, तो जिस रास्ते पर गति करती हुई विद्युत ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी तय करती है, उस रास्ते को हम विद्युत बल रेखा के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा तो नहीं है कि एक चली जाएगी, दूसरी परसों जाएगी, तीसरी तरसों जाएंगी। कोई भी बॉडी होगी तो उसके हर पॉइंट से इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स का इमिशन होता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। मीन्स अब सरफेस तो असंख्यों पॉइंट्स से मिलकर के बनता है, तो असंख्यों लाइन ऑफ विद्युत बल रेखाएं, लाइंस ऑफ फोर्स का इमिशन हमेशा किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से होता है। तो जब ये विद्युत बल रेखाएं समूह में गति करती हैं, तो विद्युत बल रेखाओं के समूह को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग फाई से या कहीं कहीं साई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत बल रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स के नाम से जाना। कितनी विद्युत फ्लक्स निकलेगी भाई, किसी भी बॉडी के सरफेस से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इमिशन हो सकता है, तो इसके लिए बताया गया कि अगर इसको समझने के लिए थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझते हैं, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास, किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर रखा जाए, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स के अमाउंट को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जाना जाता है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज अंडर एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और आपको पता है, आप सबने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। अब सपोज करें ये एक बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये इसका सरफेस है, सपोज करें ये स्फेरिकल शेप में है। अब स्फेरिकल शेप में है तो इससे टोटल कितना फ्लक्स का इमिशन होगा भाई, फाई की वैल्यू क्या होगी, तो बताया गया कि किसी भी चार्ज बॉडी से या किसी भी सरफेस को क्रॉस करने वाले या वहां से इमिट होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, फाई की वैल्यू, उसके सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी के डायरेक्शन में एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सपोज करें किसी भी क्लोज सरफेस के से कोई एक छोटा स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया डी फाई, और डी फाई क्रॉस सेक्शनल एरिया से या डी फाई सरफेस एरिया से हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, डी फाई की वैल्यू निकालनी है, तो उस सरफेस एरिया के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच डायरेक्शन में एरिया का जो प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट का
अमाउंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा, मीन्स डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का यूज वहां क्यों किया गया? तो सपोज करें ये कोई एक इस तरह का कोई सरफेस है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के ऊपर इस यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया डी, और इस डीए एरिया पर एरिया सरफेस एरिया का कोई एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी की वैल्यू इस डायरेक्शन में है। एरिया चूंकि बॉडी का शेप थोड़ा इस तरह का है, इसलिए डीए एरिया का डायरेक्शन ये है। तो एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है ये एंगल जो है वो थीटा, इसको मान लें हम। तो या तो इंटेंसिटी के डायरेक्शन में थीटा का कंपोनेंट, या इंटेंसिटी के डायरेक्शन में डीए क्षेत्रफल एरिया का कंपोनेंट, या फिर एरिया के डायरेक्शन में इंटेंसिटी का कंपोनेंट, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। ओके, मेनली हमें चर्चा आज की क्लास में करनी थी कि भैया ये कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने जो पढ़ा, उस कूलम्ब्स लॉ में आया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r स्क्वायर इंटू Q1 Q2, सॉरी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ ये एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का जो प्रोडक्ट होता है वो टोटल परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाता है, जिसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी करती क्या है, व्हाट इज परमिटिविटी? तो परमिटिविटी के ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। और परमिटिविटी का यूज क्या है इसको हम लोग देखेंगे। बिकॉज किसी भी आइडेंटिकल मीडियम के अंदर दो चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर रखने पर दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो वेरी करती है। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू वेरी करती है, हमने चार्ज अमाउंट चेंज नहीं किया, हमने मीडियम चेंज नहीं किया, और फिर भी अगर किसी कारण से चार्ज का फोर्स का अमाउंट चेंज होता है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा एक फैक्टर है जो उस फोर्स को प्रभावित करता है। वो कौन सा फैक्टर हो सकता है भाई? तो वो फैक्टर है परमिटिविटी। अब परमिटिविटी किस प्रकार से दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी जो कुछ भी जानते हो परमिटिविटी के बारे में, कि व्हाट इज द रोल ऑफ परमिटिविटी इन कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या सीधा कॉल करके हमें बताएं, ताकि और विस्तार से इसके ऊपर चर्चा हो सके। सो आज की क्लास क्लोज करने से पहले मैं कहूंगा आपसे कि आप लोग अगर टू द पॉइंट कंटिन्यू रेगुलर क्लास में, रेगुलर लाइव क्लास में ऐड होना चाहते हैं, तो अपना क्लास, अपना नाम, अपना पता कमेंट बॉक्स में डाल दें, या सीधा हमारे मोबाइल नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। आपके पास लिंक जाएगा, और रेगुलर लाइव क्लास पूरे साल आप एक दूसरे के सामने हो करके और हम लोग पढ़ाई करेंगे, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से अपना पाठ्यक्रम पूरा